तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई इज, फंजाई का जो लाक्षणिक विशेषता है, करेक्टरिस्टिक फीचर, वो हमें ढूंढना है। चलो हम ऑप्शन की बात करते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो प्रोकैरियोटिक वर्ड यहाँ पे गलत है, जो फंजाई हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि यूकैरियोट तो हैं, लेकिन इनका जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो इंजेस्टिव नहीं है। इंजेस्टिव का मतलब जैसे माउथ कैविटी में जो डालना होता है वो इंजेस्टिव मोड कहलाता है। ये ऐसा नहीं करते, ये इंजेस्टिव मोड से जो न्यूट्रिशन है उसका अपटेक नहीं करते। अदरवाइज़ ये क्या करते हैं कि इनकी सेल से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बाहर की तरफ स्रावित होते हैं और बाहर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, और जो डाइजेस्टेड और सिंप्लीफाइड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी के साथ में एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो इंजेस्टिव मोड इनके लिए गलत है। थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विथ एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यूकैरियोट भी हैं और न्यूट्रिशन लेने का तरीका इनका अवशोषण वाला है, कि ये बाहर से सोखते हैं, ना कि ये अंतर्ग्राही नेचर के होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और चौथे ऑप्शन में कह रहा है कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो फंजाई हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है वो टोटली एब्सेंट है। इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट है वो नहीं पाया जाता है। इवन इनमें प्लास्टिड्स हैं वो पाए जाते हैं, क्रोमोफोर्स हैं वो पाए जाते हैं, बट जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो इनके अंदर नहीं होता। तो अपना भोजन कभी भी सिंथेसाइज ये नहीं करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक इनके लिए गलत है। तो प्रोकैरियोटिक गलत है, आपको ध्यान रखना है। इंजेस्टिव मोड गलत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार का होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आइसोगैमस, ऊगैमस, एनाइसोगैमस और होलोगैमस। तो देखा जाए तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके रूप में एंथेरिडियम बनता है और आर्चिगोनियम बनता है। एंथेरिडियम के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं एंथेरोजोइड्स वो बनते हैं। एंथेरोजोइड्स काफ़ी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं और स्वार्म लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैजिलेट होती हैं, और ये यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफ़ी माइन्यूट स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरी साइड में अगर हम आर्चिगोनिया की बात करें तो आर्चिगोनिया का सबसे नीचे वाला भाग जो वेंट्र कहलाता है, वेंट्र के अंदर काफ़ी बड़ी एग सेल होती है। तो एग सेल फीमेल गैमेट के रूप में काम करता है, एंथेरोजोइड मेल गैमेट के रूप में काम करता है। दोनों गैमेट संरचना की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर रखते हैं, मॉर्फोलॉजी की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है, और फंक्शन की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। कि जो मेल गैमेट है वो बहुत छोटे हैं, मोटाइल हैं, जबकि फीमेल गैमेट है वो काफ़ी बड़ा है, नॉन मोटाइल है। मेल गैमेट हैं वो मेल गैमेटिज्म से बाहर निकल करके स्विमिंग करते हैं, जबकि जो फीमेल गैमेट है वो कभी भी फीमेल गैमेटेंजियम यानी कि जो वेंट्र है आर्चिगोनियम का उससे बाहर कभी नहीं आता है। तो जो मेल और फीमेल गैमेट के अंदर जो इतना बड़ा डिफरेंस है स्ट्रक्चर वाइज से और फंक्शन वाइज से, उसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है ऊगैमस। अगर दोनों गैमेट एक जैसे होते हैं तो हम कहते हैं उसको आइसोगैमस। अगर उनके अंदर संरचना या कार्य की दृष्टि से कोई अंतर होता है तो हम उसे बोलते हैं एनाइसोगैमस। और अगर जो गैमेट रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं वो बिल्कुल कायिक कोशिका जैसे हों, जैसे कि हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें, तो वहाँ पे हम बोलते हैं होलोगैमस। यानी कि पूरा का पूरा जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म का, यानी कि पूरा का पूरा जो थैलस होता है, जैसे कि हम एल्गी वगैरह में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ पूरा ही वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अगर ऐसा का ऐसा गैमेट के रूप में बिहेव करता है तो वो रिप्रोडक्शन पूर्ण युग्मकी या होलोगैमस कहलाता है। तो ब्रायोफाइट में जो स्ट्रक्चर जो पैटर्न आपको मिलेगा दैट इज ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। इसके हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और ये टेरिडोफाइट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि मैन प्लांट बॉडी जो है टेरिडोफाइट के अंदर वो किस प्रकार की होती है। ये गैमेटोफिटिक होती है, स्पोरोफिटिक होती है, या दोनों प्रकार की होती है, या इनमें से कोई नहीं है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता रहना चाहिए कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर मुख्य जो प्रावस्था होती है जीवन की वो स्पोरोफिटिक होती है। जो इनका बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, और इस स्पोरोफिटिक के अंदर जैसे स्पोर बनते हैं वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स कुछ हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। और जब स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो उनसे बनता है गैमेटोफाइट, जिसको अपन मेल और फीमेल प्रोथैलस के रूप में जानते हैं। तो
तो मेल और फीमेल प्रोथेलस जो बनते हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं कुछ केसेस के अंदर, और वो मोस्टली केसेस के अंदर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स और प्रोटेक्शन के लिए वो जो स्पोरोफिटिक प्रावस्था होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जो मुख्य प्रावस्था है वो बीजाणुद्भिद ही होती है, और जो मुख्य प्रावस्था है वो इनमें काफ़ी रिड्यूस्ड होती है, काफ़ी छोटे समय के लिए बनती है, और वो अल्प पोषित होती है। अपना खुद का जो सिंथेसिस है उनका बहुत ही वीक होता है, तो वो जस्ट लाइक एक पैरासाइट होते हैं। तो मेन जो प्रावस्था है वो कभी भी इनके अंदर गैमेटोफिटिक नहीं है, स्पोरोफिटिक होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। देन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और क्वेश्चन नंबर 14 एक ऐसा पैटर्न है जिसके क्वेश्चन हमने पिछले 2018 वाले पेपर में भी देखे थे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रूट एंड एडिबल पार्ट इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो आपको फ्रूट दिया है और उसका खाने योग्य भाग है वो दिया है, तो कौन सा सही मैच नहीं है वो ढूंढना है। पहले ऑप्शन में दे रखा है पोमेग्रेनेट, ये अनार को बोलते हैं, उसमें खाने योग्य भाग बता रखा है जूसी टेस्टा, कि जो रसदार जो टेस्टा होता है वो इसका खाने योग्य भाग होता है। तो अनार में हम जो चीज़ खाते हैं वो उसके दाने इस्तेमाल होते हैं, और देखा जाए तो दानों के अंदर भी, दाने का मतलब वो बीज होते हैं, और बीज का जो आवरण होता है वो टेस्टा और टैगमन से मिलकर के बना होता है। तो यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करते हैं, जो फूड के रूप में इसका भाग अपन यूज़ करते हैं, वो बीज आवरण ही होता है जिसको अपन टेस्टा बोल सकते हैं। तो जो जूसी टेस्टा है वही पोमेग्रेनेट के अंदर खाद्य भाग होता है, तो ये सही ऑप्शन है। एप्पल के लिए फ्लैसी थैलेमस बता रखा है, ये भी सही ऑप्शन है कि एप्पल के अंदर जो फ्रूट है वो थैलेमस का ही रूपांतरण होता है, जो एक फाल्स फ्रूट के रूप में हमने पिछले पेपर में डिस्कस भी किया था। तो ये भी सही कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में लीची के लिए बोला है फ्लैसी एरिल, कि एक मांसल एरिल होती है, जो बीज चोल है उसको अपन एरिल बोलते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एरिल जो वर्ड है वो आपको समझ लेना चाहिए कि एरिल एक्चुअल में जो हम एंजियोस्पर्म्स के अंदर ओव्यूल की बात करें तो उसमें दो इंटेगमेंट होते हैं, इनर इंटेगमेंट, आउटर इंटेगमेंट। जो इंटेगमेंट्स होती हैं वो जो सीड कोट है उसके रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन लीची साइनेंसिस के रूप में हम इसके एग्जाम्पल को भी बुक्स में पढ़ते हैं, वहाँ आपको ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ मिलेगा कि जो आउटर इंटेगमेंट्स है उससे बाहर एक थर्ड इंटेगमेंट और पाई जाती है, और वो थर्ड इंटेगमेंट ही यहाँ पे जो रिजर्व फूड है उसको स्टोर करके जो एडिबल भाग है वो बनाती है। तो लीची के अंदर जो खाने वाला भाग होता है वो एरिल ही होती है। एरिल का जो ओरिजिन है वो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि माइक्रोपाइलर साइड की तरफ ये खुली रहती है, और इसका जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन एक दूसरी चीज़ होती है, उसको अपन करंकल बोलते हैं, जिसको अपन रिसिनस जो कम्युनिस्ट जो अरंडी जिसको अपन बोलते हैं, उसके बीजों में हम देखते हैं कि वहाँ माइक्रोपाइल से एक आउटग्रोथ निकलती है जो नीचे की तरफ वर्दी करती है, काफ़ी हार्ड होती है और वो इरेगुलर शेप की होती है, उसका नाम करंकल होता है। वो अलग चीज़ है, वो भी आपको एरिल भी आउटर इंटेगमेंट से बाहर की बनावट होती है, लेकिन ये फ्लैसी है और ये जूसी है और ये एडिबल है, जैसा कि लीची के एग्जांपल में आपको यहाँ पे दे रखा है। जबकि जो करंकल होता है वो हार्ड होता है, एमरफस होता है, वो एडिबल भाग नहीं होता है। तो वो भी आपको एक आउटर इंटेगमेंट से बाहर की बनावट के रूप में याद रखना चाहिए। तो लीची के लिए फ्लैसी एरिल बिल्कुल से सही बात है। और चौथे ऑप्शन में कोकोनट के लिए दे रखा है मीजोकार्प। मीजोकार्प बोलते हैं मध्य फल भित्ति को। तो हम कोकोनट में जो भाग खाते हैं वो फल भित्ति नहीं है, वो होता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन था वो हमने 2018 वाले पेपर में भी किया था, और वहाँ हमने देखा था कि कोकोनट के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो फ्री न्यूक्लियर स्टेज में भी होता है। जब हम नारियल पाने की बात करते हैं तो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। जो हम नारियल पक जाने के बाद में उसमें से कोकोनट मीट निकाल करके जो खाते हैं वो इसका जो सेलुलर कंडीशन होती है एंडोस्पर्म की उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो कोकोनट का जो खाने वाला भाग है वो उसका एंडोस्पर्म होता है, चाहे हम उसको लिक्विड फॉर्म में ले रहे हों यानी कि फ्री न्यूक्लियर स्टेज में कंज्यूम कर रहे हों, या उसको अपन कोकोनट मीट के रूप में यानी कि सेलुलर स्टेज में ले रहे हों, तो खाने वाला भाग होता है एंडोस्पर्म, ना कि मीजोकार्प। कोकोनट का जो मीजोकार्प होता है ये एक्चुअल में जो भाग कोकोनट के अंदर हम देखें तो ये फाइब्रस भाग जो अपन बाहर से छील करके उतारते हैं ये वो वाला भाग है। इसमें फाइबर्स होते हैं और ये जो फाइबर्स होते हैं इनके जो रोल हैं कि जो कोकोनट फाइबर या जो कोकोनट से बनी हुई जो रस्सियाँ होती हैं वो इन्हीं मीजोकार्प से बनती हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो मीजोकार्प है उसी से
कोकोपीट बनाई जाती है, जिसको मतलब सॉइल के अल्टरनेट के रूप में जो प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, जो इंडोर प्लांट्स को अपने ग्रो कराते हैं, या जो वर्टिकल गार्डनिंग वगैरह, या जो छतों के ऊपर जो गार्डनिंग करते हैं, तो गमलों के अंदर मिट्टी से हल्का जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो वो कोकोपीट जो बनती है वो भी मीजोकार्प से ही तैयार होती है। तो खाने वाला भाग नहीं है, ये रेसे प्राप्त होता है, कोकोपीट इससे तैयार किया जाता है, और एडिबल भाग है वो एंडोस्पर्म होता है। तो राइट जो हमें आंसर इसमें देना था कि जो करेक्टली मैच नहीं है वो कोकोनट के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, और क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज़ दोज विच आर ट्रू यूजिंग द गिवन कोड। तो स्टेटमेंट दे रखे हैं ABCD 4, और उनमें से सही वाले हमें ढूंढने हैं। तो चलते हैं हम एक एक स्टेटमेंट के लिए। सबसे पहले ए स्टेटमेंट में देखते हैं, इन एम्फीक्राइबल का मतलब ऐसा वास्कुलर बंडल जिसमें जाइलम के चारों तरफ फ्लोएम है वो पाया जाता है, उससे बोलते हैं अपन एम्फीक्राइबल। इसका दूसरा नाम हाइड्रोसेंट्रिक भी होता है, क्योंकि जाइलम बीच में होता है तो जाइलम के अंदर पानी होता है, तो उसका दूसरा नाम हाइड्रोसेंट्रिक भी होता है। तो इन एम्फीक्राइबल वास्कुलर बंडल्स जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन ऑल साइड्स। तो बिल्कुल से सही स्टेटमेंट है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। बी वाले को पढ़ लेते हैं, कैम्बियम इज एब्सेंट इन द ओपन टाइप ऑफ वास्कुलर बंडल। बिल्कुल से गलत बात है, जो ओपन वास्कुलर बंडल होते हैं उनके अंदर कैम्बियम पाई जाती है, ना कि एब्सेंट होती है। तो बी स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत है। जैसे अपन डायकोट स्टेम्स के अंदर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो उनके अंदर कैम्बियम है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक पट्टी के रूप में पाया जाता है, जिसे अपन इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के रूप में भी जानते हैं। तो वहाँ कैम्बियम पाया जाएगा ओपन टाइप के वास्कुलर बंडल्स के अंदर, तो एब्सेंट की वजह से स्टेटमेंट गलत है, तो बी हमारा गलत हो गया। सी स्टेटमेंट की बात करते हैं, इन रेडियल वास्कुलर बंडल, जो अलग अलग त्रिज्याओं के ऊपर वास्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं और बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, वो रेडियल कंडीशन होती है, जैसा कि जड़ों के अंदर हम देख सकते हैं डायकोट रूट्स के अंदर। इन रेडियल वास्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियाई। तो स्टेटमेंट पूरा सही है कि रेडियल वास्कुलर बंडल अलग अलग त्रिज्याओं के ऊपर ही मिलते हैं, अल्टरनेट होते हैं। एक त्रिज्या के ऊपर जाइलम होता है, एक के ऊपर फ्लोएम होता है, एक के ऊपर जाइलम होता है, एक के ऊपर फ्लोएम होता है, जैसे कि अपन डायकोट जड़ों के अंदर देखते हैं। तो सी स्टेटमेंट राइट है। और डी में दे रखा है कि इन रेडियल वास्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियाई। तो नॉट प्रेजेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी में हमने बात की कि जो अलग अलग रेडियाई हैं उन्हीं के ऊपर ये मिलेंगे, और इवन वो अल्टरनेट भी होते हैं। तो डी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पे जो राइट कॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए एंड सी। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो आई होप जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हुई होंगी। ओके देन, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें ये पूछ रहा है प्रोटीन ओसिन इज़ प्रेजेंट इन। ओसिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो जो ओसिन प्रोटीन है वो मेनली पाया जाता है बोन्स के अंदर या अस्थियों के अंदर। अस्थियों के अंदर कुछ ओस्टियोब्लास्ट या अस्थि कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा अस्थियों का निर्माण होता है, और इन जो कोशिकाओं के चारों ओर जो अधात्री पाई जाती है जिसको अपन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, उस मैट्रिक्स के अंदर हमें ओसिन प्रोटीन मिलती है। और इसी के साथ साथ जो अस्थियां होती है उनके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण भी पाए जाते हैं, जिनकी वजह से जो अस्थियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठोस होती हैं। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है मैट्रिक्स ऑफ बोन। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि जो अस्थियां जो ओसिन प्रोटीन है उन्हीं के अंदर हमें जो अस्थियां हैं उन्हीं के अंदर हमें ओसिन प्रोटीन मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 में ये बोल रहा है मैट्रिक्स ऑफ लिगामेंट। तो लिगामेंट के अंदर हमें मेनली मिलती है कोलाजन प्रोटीन। लिगामेंट के साथ साथ टेंडन भी हमें याद रखना है कि टेंडन और लिगामेंट इन दोनों के अंदर हमें मिलती है कोलाजन प्रोटीन। और उसके अलावा हम बात करें अगर ऑप्शन नंबर 3 की, तो इसके अंदर दे रखा है मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज या उपास्थियों का मैट्रिक्स। तो जो उपास्थियों की अधात्री है उसके अंदर हमें मेनली मिलती है कॉन्ड्रियोन प्रोटीन या कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कॉन्ड्रीन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण ही इनका नाम कार्टिलेज रखा गया है। इनके अंदर जो सेल्स हैं वो होती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। जैसे अस्थियों के अंदर ओस्टियोब्लास्ट होती हैं, वैसे ही उपास्थियों के अंदर होती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, जो कि कॉन्ड्रीन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। सो इस क्वेश्चन में हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 मैट्रिक्स ऑफ बोन। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
नंबर 25 में ये बोल रहा है, सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। तो एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चॉव, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने एक थ्योरी दी थी और उन्होंने बोला था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, और इस ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से मतलब है जो पहले से उपस्थित है, उनके अंदर विभाजन होगा और विभाजन के फलस्वरूप ही वो नई कोशिकाएं बनाएंगी। तो ये बात हमें कही थी रुडोल्फ विर्चॉव ने। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक फेमस हैं क्योंकि इन्होंने कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। अगर मृत कोशिका को किसी ने सबसे पहले देखा था तो वो रॉबर्ट हुक ही थे। फिर थर्ड ऑप्शन है थियोडोर स्वान। तो जो थियोडोर स्वान है ये फेमस है अपनी सेल थ्योरी के लिए, कोशिका सिद्धांत के लिए, और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया था मैथ्यूस जे श्लाइडन के साथ मिलके। श्लाइडन और स्वान दोनों ने एक साथ काम किया था और कोशिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिकीय सिद्धांत में हमें मेनली 3 बातें याद रखनी हैं। पहला तो ये कि जो जीवों का निर्माण है वो कोशिकाओं के द्वारा होता है। कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसका निर्माण एक या एक से अधिक कोशिकाओं से होगा। दूसरी बात हमें सेल थ्योरी में याद रखनी है कि जो कोशिका है वो जीवों के शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। चाहे तो जीवों का शरीर बोल दो, चाहे जीवों का संगठन बोल दो, सबसे छोटी इकाई उसके अंदर कोशिका ही होती है। और तीसरी बात हमें इसमें याद रखनी है कि कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है रुडोल्फ विर्चॉव। तो ये बात सही है कि किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। तो ये बात रुडोल्फ विर्चॉव ने ही सबसे पहले बताई थी। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से आवृत नहीं होता। तो इस क्वेश्चन में हमें जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की या कोशिका की। तो कोशिका के अंदर सबसे बाहर की ओर होता है उसका कोशिकीय आवरण। अगर वो पादप कोशिका है तो उसके अंदर सबसे बाहर होगा कोशिका भित्ति या सेल वॉल, और अगर वो जंतु कोशिका है तो उसके अंदर सबसे बाहर होगी कोशिका झिल्ली। तो सेल का सबसे बाहरी आवरण हो गया कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली। फिर उसके अंदर अपन चलें तो हमें मिलेगा प्रोटोप्लास्ट। अब जो प्रोटोप्लास्ट है इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस को हम अलग रख लेते हैं, फिर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर मेनली हम 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं, एक तो सेल ऑर्गेनल्स और दूसरे सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनल्स बेसिकली 3 टाइप्स के हो सकते हैं अगर उनके मेम्ब्रेन के बेस के अंदर अपन उनको स्टडी करें तो। या तो उनके अंदर दोहरी झिल्ली हो सकती है, या उनके अंदर इकाई झिल्ली हो सकती है, या वो झिल्ली रहित हो सकते हैं। तो कोशिका के अंदर जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो अगर अपन बात करें जंतु कोशिका की तो वो मेनली होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर पादप कोशिका की बात करेंगे तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की बात भी होगी। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर ही दोहरी झिल्ली हमें मिलती है। इन्हीं के साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर भी दोहरी झिल्ली होती है, लेकिन उसको अपन ने पहले ही अलग कर लिया। और इसके साथ हमें एक बात और याद रखनी है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है अगर अपन बात करें पादप कोशिका की, और अगर अपन बात करें जंतु कोशिका की तो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम देखते हैं इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जिनके चारों तरफ एक कोशिकीय झिल्ली का आवरण पाया जाता है। तो इसके अंदर होता है गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको बोल सकते हैं, लाइसोसोम, वैक्यूल्स या रिक्तिकाएँ, पैरोक्सिसोम, ये सारे आएंगे इकहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग के अंदर। और जो लास्ट बच गया जो कि है मेम्ब्रेन लेस या कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग, तो इसके अंदर मेनली आते हैं राइबोसोम, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम्स, और जो साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन का मतलब है कि कोशिका के अंदर जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं उनके चारों तरफ भी कोई आवरण नहीं पाया जाता, तो उनको भी अपन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर रख सकते हैं।
तो राइबोसोम के लिए हमें एक बात और याद रखनी है कि ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है। और राइबोसोम और सेंट्रोसोम, इन दोनों को अगर अपन देखें तो इन दोनों के अंदर दो दो सब यूनिट होती है। ठीक है, जैसे राइबोसोम है तो उसके पास में छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट दो होती हैं, वैसा ही जो तारकाय है उसके अंदर दो तारक केंद्र होते हैं। तो इस तरीके से क्योंकि ये दो दो यूनिट से मिलके बन रहे हैं और ये बार बार यूनिट्स इनकी अलग होती रहती है और जुड़ती रहती है, तो इनके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये कोशिका झिल्ली रहित होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया सेल इंक्लूजन्स, तो इसके अंदर अलग अलग कंपाउंड्स आ रहे हैं जो सेल के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर स्टोरेज प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनको कोशिका संग्रहण करके रख रही है। अब संग्रहण उन्हीं चीज़ों का करेगी जो कोशिका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि जो उसका फूड है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो उसके काम आएंगे। तो इनके अंदर अपन स्टार्च ले सकते हैं, फैट ले सकते हैं या प्रोटीन ले सकते हैं। फिर इसके अंदर अपन बात कर सकते हैं सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स की। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स या स्रावी प्रोडक्ट्स वो होंगे जो कोशिका की जो विभिन्न मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, विभिन्न उपापचयी क्रियाएं होंगी, उनके फलस्वरूप बन रहे होंगे वहाँ पे। तो ये कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, एल्केलॉइड्स हो सकते हैं, रेनिन हो सकते हैं, गम्स या गोंद भी अपन इसी के अंदर लेंगे। और लास्ट बच गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ। तो जो भी पदार्थ कोशिका के काम का नहीं है वो सारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में ही आएगा, जैसे कि इनऑर्गेनिक साल्ट हो गए, लेटेक्स हो गया, टेनिन्स हो गए, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें मिला के होती हैं सेल के अंदर। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन। तो इसने पूछा है कि कौन सा कोशिका झिल्ली युक्त नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसके अंदर दे रखा है लाइसोसोम। तो मैंने अभी बताया कि लाइसोसोम के चारों तरफ इकहरी झिल्ली होती है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है राइबोसोम, तो राइबोसोम के पास में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा राइबोसोम। इसके अलावा प्लास्टिड के अंदर अपनी बात हो ही चुकी है कि दोहरी झिल्ली होती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में इकहरी झिल्ली होती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 में ये पूछ रहा है डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, कि जो ह्यूमन है उसका दंत सूत्र हमें बताना है कि उसमें क्या क्या होता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि है क्या क्या चीज़। इसके जो जॉज हैं या जबड़े हैं उनके अंदर हमारे पास में कितने तरीके के दांत हैं, क्या क्या हैं। तो जो ह्यूमन होता है उसके जो टिथ होते हैं उनको अपन बोलते हैं विषम दंती या हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट या विषम दंती हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और सबका काम अलग अलग होता है। तो टोटल हमारे जो जबड़े हैं उनके पास में 4 तरीके के दांत होते हैं। सबसे पहले जो सामने की ओर होते हैं वो होते हैं इंसाइजर्स, या इनको पर कृंतक भी बोलते हैं। ये इनका जो मेन काम होता है वो होता है काटने का। और जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं इनके अंदर ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं, इंसाइजर्स। ठीक है, लेकिन ह्यूमन के अंदर इनका जो नंबर होता है वो होता है 4। ये मैं आपको एक जबड़े की बात बता रही हूँ, चाहे आप अपर जॉ ले लो चाहे आप लोअर जॉ ले लो। ठीक है, तो एक जबड़े के पास में कितने इंसिजर्स हैं? 4। फिर उन्हीं के पास में होते हैं रदनक या कैनाइन्स। जो रदनक है उनका मेन काम होता है फाड़ने का, भोजन को पकड़ के रखने का, उसको फाड़ने का। तो जो चीर फाड़ का काम है वो मेनली होता है कार्निवोरस एनिमल्स में। तो जो कार्निवोरस होंगे जैसे कि लॉयन है उसके अंदर ये जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। ह्यूमन के अंदर ये पाए जाते हैं टोटल 2 एक जबड़े में। फिर अपन और पीछे की ओर चलें तो हमारे पास में होते हैं प्रीमोलर्स या अग्रचवर्णक। भोजन को चबाने के लिए, उसको पीसने के लिए अग्रचवर्णक होते हैं और इनका जो नंबर होता है वो होता है 4। और इन्हीं के पीछे स्थित होते हैं मोलर्स या चवर्णक, और इनकी संख्या होती है 6। और इनका काम होता है भोजन को वही चबाना और पीसना। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो टोटल 4 + 2 + 4 + 6, मतलब कि टोटल एक जबड़े के अंदर हमारे पास में 16 दांत हो गए। तो 2 जबड़े हैं तो ऑब्वियसली 32 टिथ हो जाएंगे हमारे पास में। तो कुल जो 32 दांत हैं उनको अपन इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के अंदर अपन लिख सकते हैं। तो इनको लिखने के लिए एक डेंटल फार्मूला अपन लेते हैं जिसमें अपन सबसे पहले इंसाइजर्स लिखेंगे। तो इंसाइजर्स हमारे पास में है 4, तो अपन उसको 2 + 2 में बांटेंगे। फिर कैनाइन्स उसको अपन लेंगे 1 + 1,
फिर प्री मोलर्स उसको अपन लेंगे 2+2 और मोलर्स को अपन लेंगे 3+3। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 2 1 2 3, और क्योंकि 2 है हमारे पास में जबड़े तो अपन उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो इस तरीके से ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला हो गया वो हमारे पास में निकल के आता है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो ये अगर हम हमारे ऑप्शंस को देखें तो सही ऑप्शन हो रहा है इसके अंदर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसी के अंदर दे रखा है 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर कि आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड। सिम्बायोटिक या सहजीवी सूक्ष्म जीव का मतलब क्या हुआ, वे जीव जो हमारे लिए लाभदायक हैं। ठीक है, सिम्बायोसिस या सहजीवन का मतलब क्या होता है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जो दो पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं उन दोनों को इक्वली प्रॉफिट हो रहा है, दोनों में से किसी का लॉस नहीं हो रहा, तो अपन उसको सहजीवी बोलते हैं। जो हमेशा दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों को ही लाभ मिल रहा होता है, वहाँ पे सिम्बायोसिस की बात होती है। तो हमारे लिए ये क्या क्या काम कर रहे हैं कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला रीजन है, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब कि बड़ी आंत्र, और उस बड़ी आंत्र का जो कॉलन वाला रीजन है शुद्रांत्र जिसको वृहदांत्र जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनके पास में जब भी फूड आ रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कि थोड़ा बहुत अपचित है या जिसके अंदर कोई अपचित वसा के कण है या कुछ अपचित फाइबर है, उन सबको पचाने का काम ये बैक्टीरियाज करके देते हैं। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया हैं कुछ विटामिन्स का भी सिक्रेशन करते हैं, जैसे कि विटामिन के, बायोटीन, इनका ये सिक्रेशन भी करते हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसने यही पूछा है कि आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं कॉलन के अंदर, और ये जो कॉलन रीजन होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। इसके अलावा इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, सिक्कम और रेक्टम। सिक्कम और रेक्टम के अंदर मेनली अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करने का काम होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके अंदर वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कॉलन। लेकिन आरपीएससी ने इसका कोई सही आंसर दे नहीं रखा अभी तक कि के अंदर हमारे पास में इसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमने स्टडी किया है आज तक उसके अकॉर्डिंग जो इसका ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ कॉलन। सो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स।